सर्कुलेशन। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का अब सेकेंड चैप्टर है, अब सेकेंड चैप्टर है, नहीं तो पहले क्या होता, थर्ड चैप्टर होता। आप इसी को सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी कह सकते हो, सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसी को बोल सकते हो ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो चैप्टर है वो फोकस्ड है ह्यूमन बीइंग पर, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, तो हमें ज़्यादा और किसी एनिमल के बारे में नहीं जानना है, नहीं पढ़ना है। हाँ, बट एक बार कंपैरिजन वाला बात जरूर करना है, जो हमने इंट्रोडक्शन वाले इस पैराग्राफ में देख लिया है। किस पर डिपेंड करता है सर्कुलेटरी सिस्टम? ऑर्गेनिज्म का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। किसी में सिर्फ एज अ वाटर सर्कुलेटरी फ्लूइड की तरह काम कर रहा है, सेलेंट्रेट्स, पोरिफेरेंस में देखा, लेकिन अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है ऑर्गेनिज्म की, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक फ्लूइड है जो उनके न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो स्पेसिफिक फ्लूइड का नाम हमने देख लिया था। अभी जो हमें बात करना है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की का स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। इसके पहले एक दो वर्ड लिखना। पहला वर्ड लिखना एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, किसी का जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का आप अगर ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की स्टडी कर रहे हो, दैट इज द एंजियोलॉजी। और आपसे अगर पूछा जाए फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है, मींस एंजियोलॉजी या किसी ऑर्गेनिज्म में ऐसा कोई सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जैसा कोई स्ट्रक्चर है, ये सबसे पहले नोटिस किसने करा था, तब अगर आपका पूछा जाए तो ये नाम जरूर याद रखना, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना। इसके बाद एक टर्म और आपको पता होना चाहिए, और मुझे नहीं लगता किसी को ये टर्म पता नहीं है, कभी न कभी जरूर सुना होगा, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ हार्ट। हार्ट के बारे में जानना, दैट इज अ कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट। और इनसे जो कंसर्न डॉक्टर होता है उसको क्या बोलेंगे? डॉक्टर को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। और कई लोगों का सपना भी हो सकता है कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। एंजियोलॉजी और कार्डियोलॉजी और विलियम हार्वे। अब जो हम पढ़ना शुरू करेंगे वो हेडिंग बनाओ, या हेडिंग बना हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ, यही आगे लिखना, कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट से ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बना है। पहला कंपोनेंट लिखना ब्लड, नहीं ब्लड नहीं लिखोगे, सर्कुलेटरी फ्लूइड लिखोगे। क्या लिखोगे? सर्कुलेटरी फ्लूइड लिखोगे। दूसरा कंपोनेंट है हार्ट, और तीसरा कंपोनेंट है ब्लड वेसल्स। ये 3 कंपोनेंट से ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है, और इन्हीं कंपोनेंट्स को हमें पढ़ना है, और ये कैसे काम करता है ये समझना है बस। पहला कंपोनेंट हेडिंग बनाओ, सर्कुलेटरी फ्लूइड। सर्कुलेटरी फ्लूइड। और सर्कुलेटरी फ्लूइड की जब बात आती है तो ये 2 टाइप के हैं। इनके टाइप्स की बात करें तो 2 है। एक आप सब जानते हो ब्लड, और दूसरे के बारे में भी जानते हो लिम्फ।
बारे में पूरा, फिर लिम्फ, फिर हार्ट एंड लास्ट में हम ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये पूरी कहानी ऐसे चलेगी, इस पूरे चैप्टर की जो कहानी है ऐसे चलेगी। थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंपैरिजन में बड़ा है चैप्टर, लेकिन हाँ उतना ही मज़ेदार है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे आपके सामने वो पेशेंट्स होंगे आसपास, घर में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई होगी, है ना, तो इसलिए वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स अभी सोसाइटी में थोड़े कम से हैं। हाँ, ह्यूमन का बात करें तो सभी में कलर रेड होता है। चलो इतने तो आपको इतनी बात पता है, रेड कलर लिखो। दूसरी बात, ब्लड का पीएच क्या होता है? 7.4। इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, स्लाइटली एल्कलाइन। थोड़ा सा ये एल्कलाइन है, बहुत ज्यादा एल्कलाइन नहीं है। तीसरी बात आपको समझनी है, ब्लड वॉल्यूम क्या होता है किसी इंडिविजुअल में। ब्लड वॉल्यूम, किसी की बॉडी में कितना ब्लड है? तो ये आप निकालने के लिए आप लिख लो 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट। जिसका भी जो बॉडी वेट है उसका 7 to 8% आपका ब्लड का वॉल्यूम मिल जाएगा इन लीटर। अब ये जो 7 to 8% है, 7% इन द केस ऑफ फीमेल्स एंड 8% आप किसी मेल के केस में तब निकालो। वो नहीं, हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। 6 to 7 नहीं, 7 to 8। नहीं, वेट जो आपका होगा ये केजी में होगा, और ये जो वॉल्यूम मिलेगा ये लीटर में मिलेगा। ये आप जरूर यूनिट के साथ लिखोगे। जैसे एक मैं आपका एग्जांपल ले लेता हूँ, 67 केजी वेट है किसी इंडिविजुअल का, तो ब्लड वॉल्यूम बताओ। और ये है कोई क्या करोगे, 67 का 5.36 लीटर, इतना ब्लड तो मेरे में है। सीख गए। अब एक नॉर्मल मेल में जो ब्लड का वॉल्यूम आता है वो 5 से 6 लीटर लिखो। इन अ नॉर्मल मेल ब्लड वॉल्यूम इज 5 to 6 लीटर, एंड फीमेल के केस में जो होता है is 5 to 6 liters, and in normal female it will be 4 to 5 liters। ये सवाल बनते हैं इसलिए जरूर लिखना है इसको। स्टडी को क्या कहते हैं वो लिखो। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज। अब हम ब्लड के बारे में ही बात करेंगे काफी टाइम तक, जब तक ब्लड खत्म नहीं हो जाता। हिमेटोलॉजी, क्या टर्म लिखोगे? हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी, जब आप अपना ब्लड रिपोर्ट किसी लैब से लेते हो तो आपका यही वर्ड लिखा होता है उस रिपोर्ट के ऊपर, हिमेटोलॉजिकल टेस्ट। ब्लड टेस्ट कहीं कहीं लिखा होता है, लेकिन ज़्यादा सही वर्ड क्या होगा? हिमेटोलॉजिकल टेस्ट। और हिमेटोलॉजी के बारे में आपके पास बहुत बड़ा ये इंडस्ट्री है पूरी। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के लिए वर्ड क्या लिखते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमोपोइसिस। क्या बोला जाता है? हीमोपोइसिस।
फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को क्या बोलोगे? हीमोपोइसिस। यहां आई के बाद एक ई भी लिखना, हीमोपोइसिस। एंड जो ऑर्गन जहां पे ब्लड बनता है, ऑर्गन का नाम लिखेंगे क्या, या ऐसा लिख लो, ऑर्गन इन विच ब्लड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, हीमोपोइटिक ऑर्गन। क्या लिखते हैं? हीमोपोइटिक ऑर्गन। एक क्वेश्चन यहां इस पे बहुत अच्छा बनता है, हीमोपोइटिक ऑर्गन। ये नहीं पूछता कि ब्लड जहां बनता है उस ऑर्गन को क्या कहेंगे। कौन सा ऑर्गन है जो हीमोपोइटिक होता है ह्यूमन बॉडी में? हाँ, इसके केस में दो ऑप्शंस बनते हैं। वो इंडिविजुअल अगर एडल्ट है तब आपका ऑप्शन बनता है रेड बोन मैरो। अब सिर्फ बोन मैरो बोलना ठीक नहीं होगा, क्या बोलोगे? रेड बोन मैरो। बोन मैरो भी दो टाइप के होते हैं, वो अपन जब पढ़ेंगे बोन तब बताएंगे। रेड बोन मैरो, ठीक है, RBM। और अगर आप इन्फेंट हो तब आपके पास बहुत सारे हीमोपोइटिक ऑर्गन होते हैं, जिसमें से कुछ नाम लिखो, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड, और आप लिखोगे क्या? लीवर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स ऑर्गन के नाम लिखना। इन्फेंट्स के केस में प्लेसेंटा, एम्ब्रियोनल स्टेज में आपका ब्लड फॉर्मेशन, वैसे उस स्टेज में तो मेनली जो ब्लड का सप्लायर होता है दैट इज अ मदर ब्लड, या मदर की बॉडी से ब्लड आपको इन्फेंट्स को मिलता है। लेकिन इन्फेंट्स में खुद का भी ब्लड बनना शुरू होता है, तो वो बनता है कहाँ पे? प्लेसेंटा में। तो एक स्ट्रक्चर ये भी लिखोगे, प्लेसेंटा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और बढ़िया वाला बनता है कि किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ऑफस्प्रिंग में सबसे पहली बार या फर्स्ट टाइम ब्लड सेल कहाँ बनना शुरू होता है? तो वो नोट करके पॉइंट लिखो। फर्स्ट आरबीसी एक्चुअली बनता है, फर्स्ट आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड बाय यॉर्क सैक। एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर होता है यॉर्क सैक, तो सबसे पहला आरबीसी यॉर्क सैक से बनना शुरू होता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको ब्लड के बारे में समझनी है। अब जो मैं एक पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं ब्लड के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड के लिए पूछा जाता है कि ये कैसा टिश्यू है, तो आपके पास क्या आंसर आता है? एक ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। एक तो आंसर ये आता है जो आपके 10th में भी ये टर्म आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब ये अभी कनेक्टिव टिश्यू पे आ जाते हैं, पहले कनेक्टिव टिश्यू समझ लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की जब बात करते हैं तो कनेक्टिव, अभी आगे आप पढ़ोगे तो कनेक्टिव टिश्यू के 3 कंपोनेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू बना होता है 3 कंपोनेंट से। इनके सेल्स होते हैं, इनका ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स होता है, एंड दे हैव फाइबर्स। क्या कंपोनेंट्स होते हैं? 3, सेल्स, मैट्रिक्स एंड फाइबर्स। एक जो आइडियल कनेक्टिव टिश्यू है उसके केस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
ये जो मैट्रिक्स है अगर ये लिक्विड है, कैसा है, लिक्विड है, तब इसका नाम रख दिया जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नहीं तो ज्यादातर जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू है उनका मैट्रिक्स सॉलिड है। बोन भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है, क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। और बोन का पता है आपको कैसा होता है, सॉलिड होता है ना। तो क्योंकि उसका मैट्रिक्स जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट का है तो कनेक्टिव टिश्यू का अपीयरेंस सॉलिड होता है। लेकिन यहाँ ब्लड के केस में जो मैट्रिक्स है, पहली बात ये समझ के रखना है, वो लिक्विड स्टेट में होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। पहली बात समझ आ गई। अब दूसरी बात समझो, जो इनके सेल्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स जो होते हैं, यही इनके मैट्रिक्स का सिंथेसिस करते हैं और यही सेल्स इनके फाइबर्स का सिंथेसिस करते हैं, जो जनरल या नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन ब्लड के केस में ऐसा नहीं होता, ब्लड के केस में ऐसा नहीं होता। इसलिए ब्लड के लिए एक और टर्म लिखा जाता है, इसी बात को मैं दोबारा लिख रहा हूं, ब्लड इज फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है, ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों है, अब एक एक करके समझो। पहली बात तो मैंने आपको यही बता दी कि इनके जो सेल्स हैं वो इनका ना तो मैट्रिक्स बनाते हैं और फाइबर होता ही नहीं। ब्लड में, ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर होता ही नहीं है। एक वजह ये भी है कि इसको हम फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, जबकि कनेक्टिव टिश्यू का कंपोजिशन में क्या होता है, फाइबर्स होते हैं। अब एक हिस्सा ही नहीं है इसके पास, तो इसको हम फॉल्स बोलेंगे। है तो कनेक्टिव टिश्यू बट वो फाइबर है ही नहीं। तो क्या क्या वजह है वो लिखो। फाइबर फ्री होता है, पहला रीजन तो ये लिख लो। ब्लड कैसा होता है, फाइबर फ्री, इसलिए ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा वजह लिखो, सेल्स डू नॉट सिंथेसाइज इट्स मैट्रिक्स, ये अपने मैट्रिक्स को खुद नहीं सिंथेसाइज करते, दूसरी वजह ये है। तीसरी, जो कनेक्टिव टिश्यू है इनके सेल्स डिवाइड करके नए सेल्स बनाते हैं जो इनका कनेक्टिव टिश्यू का कंपोनेंट होता है। लेकिन इनके सेल्स के पावर, इनके जो ब्लड के जो सेल्स हैं इनके पास पावर ही नहीं होती डिवाइड होने की। इनके सेल्स को बनाने के लिए कोई दूसरा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पे ये बात भी लिखोगे, सेल्स आर synthesized by या formed by different organ। जैसे आपने एक नाम लिखा था अभी, एरेथ्रोपोइटिक ऑर्गन। तो एरेथ्रोपोइटिक ऑर्गन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहां से, उस ऑर्गन से जो ब्लड के सेल्स हैं वो बनाए जाते हैं। जबकि अगर ऐसा होता कि ब्लड का सेल खुद से डिवाइड कर लेता तो उस ऑर्गन की जरूरत ही नहीं थी, उस ऑर्गन की जरूरत ही नहीं थी। ब्लड का सेल्स, जो ब्लड में आपका WBC है, RBC है, वो डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ा रहा होता। लेकिन क्योंकि ऐसी पावर उनमें है नहीं, अगर आपने याद हो तो सुना होगा कि RBC की लाइफ स्पैन 120 दिन होता है, WBC का 1 से 1 हफ्ते 10 दिन तक होता है, प्लेटलेट्स का भी सेम ऐसा ही कुछ होता है। तो वो एक दिन का मतलब क्या है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये सेल्स खत्म, मर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो उनको नई सेल्स बनाने के लिए वो तो डिवाइड ही नहीं कर रही, बना तो कोई और रहा है, कोई ऑर्गन बना रहा है। जैसे अभी आपने नाम लिखा था यहाँ इन्फेंट है, तो ये सारे ऑर्गन्स में वो ब्लड सेल्स बनाए जाते हैं, और अपन एडल्ट हैं तो अपन में वो रेड बोन मैरो से वो सेल्स बनाए जाते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में अभी हमने क्या बोला कि इनके सेल्स के पास पावर होती है डिवीजन की, ये डिवाइड करके अपने और सेल्स को बनाते हैं, लेकिन ब्लड ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए एक क्या है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये है बड़ा, ये 3 स्टेटमेंट जो लिखे हैं ना, इन तीनों स्टेटमेंट पे ऐसे ऐसे घुमाएगा जैसे वो घुमा घुमा के कोई थप्पड़ मारता है। बस ये 3 स्टेटमेंट याद रखने हैं, इसलिए इनको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। अब ये तो बात हो गई ब्लड के बारे में।
अब एक हेडिंग बना लो, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड का कॉम्पोजिशन कैसा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में भी वो कौन सा? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों है? ये वजह आपको याद रखनी है। अब हेडिंग बना लो, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड की जब बात करेंगे तो ये इनके कितने कंपोनेंट्स की हैं, किससे किससे मिलकर बना हुआ है, उसकी बात हमें समझनी है। तो ब्लड के कॉम्पोजिशन में दो पार्ट है इनके। लिक्विड पार्ट है, कुछ हिस्सा लिक्विड स्टेट का होता है, कुछ हिस्सा इनका सॉलिड पार्ट। इस लिक्विड पार्ट के लिए वर्ड क्या यूज करते हो? प्लाज्मा। अब अगर हम ब्लड की बात करें तो अभी हमने क्या बोला कि ये एक क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और कनेक्टिव टिश्यू के अब कंपोनेंट्स याद होने चाहिए बेसिक से। वो 3 कंपोनेंट से बना होता है। क्या क्या? सेल्स, मैट्रिक्स और फाइबर्स। ये फाइबर फ्री है तो हमें फाइबर के बारे में सोचना ही नहीं है। सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, सिर्फ 2 कंपोनेंट हैं। एक इनका मैट्रिक्स होता है, दूसरा सेल्स होता है। फाइबर फ्री, एक वर्ड आप ये भी कहीं नोट करके लिख लो, ब्लड इज फाइबर फ्री कनेक्टिव टिश्यू। अगर फाइबर होता तो ये लिक्विड होता ही नहीं। प्लाज्मा, इनके लिक्विड पार्ट को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। एंड प्लाज्मा डिनोट्स द मैट्रिक्स। ये कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? मैट्रिक्स को। कनेक्टिव टिश्यू में क्या है कंपोनेंट होता है? मैट्रिक्स। और इनका जो लिक्विड पार्ट जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं वो मैट्रिक्स को डिनोट करता है। एंड इट मेक्स 55% पार्ट ऑफ द ब्लड। कितना परसेंट बनाता है? 55% पार्ट ऑफ द ब्लड। अब ये जो सॉलिड पार्ट है, दे आर द ब्लड सेल्स। ये क्या है? ब्लड सेल्स ना लिखकर लिखोगे ब्लड एलिमेंट्स। क्या है? ब्लड एलिमेंट्स, या फिर इन्हीं के लिए वर्ड लिखा जाता है ब्लड कॉर्प्यूसेल्स। अभी तक आपने ये बस लिखते आए हो ब्लड सेल्स, वो चल जाता है, अब मत लिखना। ठीक है? तो ये सॉलिड पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? कनेक्टिव टिश्यू का जो सेल्स है उसको रिप्रेजेंट करता है। सॉलिड पार्ट रिप्रेजेंट द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि इसमें फाइबर नहीं होता तो हम फाइबर की कोई बात करेंगे नहीं। एंड इट मेक्स 45% पार्ट ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, या जो भी आपका ब्लड होगा। कितना परसेंट? 45%। तो ये दोनों बातें समझ आ गई, याद हो गई। समझना तो समझा हुआ सा है, याद होना जरूरी है। अब ये जो ब्लड एलिमेंट्स हैं, ये आपने 3 टाइप के पढ़े थे। ब्लड कॉर्पसेल्स जो है वो 3 टाइप के पढ़े हैं। कौन कौन सा? पहला नाम आरबीसीज, दूसरा डब्ल्यूबीसीज, और तीसरा प्लेटलेट्स। इन सब के ये तो कॉमन नेम है, जैसे घर वाले नाम से एरिथ्रोसाइट। इसको क्या बोलोगे? ल्यूकोसाइट्स। इनको क्या बोलोगे? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे, फिर एक एक करके ब्लड सेल्स के बारे में बात होगी। हेडिंग बना लो, प्लाज्मा। ये परसेंटेज याद रखना है, क्या रिप्रेजेंट करता है वो याद रखना है। दूसरी एक बात लिख लो, इट मेक्स मेजर पोर्शन ऑफ ब्लड। ये मेजर पोर्शन बनाता है ब्लड का, मेजर पोर्शन ऑफ ब्लड। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ब्लड का 50% से ज्यादा पोर्शन इसी से बना होता है। 55% इसलिए बोल रहे हो क्योंकि ये
ब्लड का जो आपका फिजिकल स्टेट है वो यही देता है तो सॉलिड कंपोनेंट भी इसके पास, लेकिन क्या ब्लड का फिजिकल स्टेट सॉलिड है? नहीं है, क्योंकि मेजर पोर्शन कौन है? प्लाज्मा है। तो लिक्विड नेचर है, ब्लड का फिजिकल स्टेट है। तो ये आपको बात याद रखनी है। आगे एक और बात लिखो, प्लाज्मा की जब हम बात करते हैं तो कभी आप ब्लड टेस्ट कराने गए हो, खुद का या किसी और का? वो पैथोलॉजी में ब्लड आपका लेता है, ऐसे मान लो कि यहाँ तक आपका ब्लड, उसने इतना ब्लड खून निकाल लिया, तो जब उसको एक वो गोल सी मशीन होती है जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन, उसमें रख के वो ऑन कर देता है, गोल वो बड़ी स्पीड से घूमता है ना, जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तब आपका जो ब्लड का सॉलिड पार्ट होता है ना वो सेटल डाउन हो जाता है। इधर कुछ हम ऐसे इसको लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसा कुछ आपका सेटल डाउन हो जाता है, और जो लिक्विड पार्ट होता है वो ऊपर ऐसे ऐसे बढ़िया से दिखता है। तब इसका कलर देखोगे तो कैसा दिखता है? ये आपका डार्क रेड कलर का दिखेगा, और ये जो दिखता है वो येलो कलर का हो जाता है। तो मतलब प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? When it's separated from rest part of blood, then its color is, when it is separated from rest part of the blood, then its color is yellow color, light yellow, या फिर लाइट येलो को एक और नाम देते हैं स्ट्रॉ। वो आप जो वेट अभी चल रहा है ना हार्वेस्टिंग, तो जो उसका सूखा हुआ स्टेम वाला पार्ट है उसका भी लाइट येलो कलर ही होता है। हाँ जी, उसको भी यही बोला जाता है। इतनी बात समझ आ गई? अब आ जाओ प्लाज्मा के कॉम्पोजिशन पर। प्लाज्मा भी, इसका जो मेजर पोर्शन है वो वाटर है। क्या है? प्लाज्मा में भी मेजर पोर्शन कौन है? वाटर है। और ये वाटर बना होता है 90 से 92% तक। वाटर प्लाज्मा का कितना पोर्शन बनाता है? 90 से 92% तक। सिर्फ इतना अमाउंट पानी का है, इतना प्रोपोर्शन पानी का है। और ये बचा कितना परसेंट? 8 से 10% बचा। तो 8 से 10% क्या है? इसमें भी कुछ सॉल्यूट्स डिसॉल्व होते हैं। सॉल्यूट्स होते हैं, ये प्लाज्मा का सॉलिड कंपोनेंट है। ये क्या है? प्लाज्मा का सॉलिड कंपोनेंट है। अब वो क्या होता है वो लिखो। प्लाज्मा में डिसॉल्व सॉल्यूट्स को हम क्या बोलोगे? भाई पानी में आपने शुगर मिक्स कर दिया तो शुगर का जो फिजिकल स्टेट है वो तो सॉलिड ही है। तो यहाँ प्लाज्मा में जो डिसॉल्व कंपोनेंट है वो उसमें उसका क्या होगा? सॉल्यूट या उसका सॉलिड कंपोनेंट। तो अब ये जो सॉल्यूट है, ये जो 8 से 10% प्लाज्मा का, पानी के बारे में बताने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता पानी क्या है, H2O है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये सारा सब कुछ आपको पता है। ये जो 8 से 10% पार्ट है सॉलिड प्लाज्मा का, इसको अपन को समझना है। और यहाँ से बहुत सारा सवाल बनता है। इनको भी दो ग्रुप में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ? पहले तो यही सवाल हमें बता दो भाई, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब बता दो। इनऑर्गेनिक हम की प्रॉपर्टी के साथ किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हो, दैट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैटेनेशन क्या होता है? चेन बनाने की प्रॉपर्टी के साथ हो। ठीक है, जैसे आप लिखते हो कि C6H12O6 है तो कार्बन की चेन बनी होती है। जब तक ये कार्बन कैटेनेशन की प्रॉपर्टी नहीं शो करता
तब तक वो ऑर्गेनिक नहीं कहा जाता, तब वो क्या कहा जाता है, इनऑर्गेनिक। और सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा होता है, ये भी पढ़ा होगा। ये है तो कार्बन, यहाँ कैटेनेशन नहीं है। आपके दिमाग में सवाल आ जाना चाहिए, कैटेनेशन तो है ही नहीं, यहाँ पे एक ही कार्बन है, लेकिन इट्स हैज एबिलिटी टू फॉर्म टू कन्वर्ट इन कैटेनेटेड फॉर्म। अगर इसको मौका मिला किसी और कार्बन से कंबाइन होने का, तुरंत हो जाता है। तो ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए ये भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तभी बोलोगे जब कार्बन क्या होगा, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो कर ले, है ना। कार्बन की वैलेंसी तो आपको पता ही होगी, इसमें मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता, लेकिन हाँ इधर बायोलॉजिकल साइंस में इतनी बात तो आपको समझ होनी चाहिए। अब हमें यहाँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करनी है। प्लाज्मा में ये जो सॉलिड पार्ट है, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या होता है वो लिखो। आयंस एंड मिनरल्स, क्या होते हैं, आयंस एंड मिनरल्स। आपके ब्लड में, ब्लड के प्लाज्मा में बहुत सारे आयंस और मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं एज अ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। अब वो कुछ आयंस और मिनरल्स के नाम लिखो। आयंस के नाम लिखना, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, फटाफट लिखते चलो। पहले हम आयंस के नाम लिखेंगे। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन, ऐसे कुछ बहुत सारे आयंस आपके ब्लड में डिसॉल्व होते हैं। और कुछ आयंस लिख लो, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट, अभी कल पीछे ही बात हुई है। कार्बोनेट आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन, ऐसे कुछ आयन। हाँ, फॉस्फेट भी लिख सकते हो, फॉस्फेट आयन भी आपके प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। अब ईटीसी लगा सकते, ऐसे कुछ आयंस डिसॉल्व होते हैं ब्लड में, और इन्हीं आयन को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल काम होता है। जब आयन इम्बैलेंस हो जाता है तो बॉडी ना, कोई भी उसकी फिजियोलॉजी या कोई भी की बात करें, क्या लगभग फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। जो इनमें मिनरल्स या सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं वो लिखो। ब्लड में जो सॉल्ट्स होते हैं वो लिखो, के नाम लिखो। NaCl, हाँ ये इसमें सॉल्ट में क्या क्या होता है, NaCl लिखो। और दूसरे सॉल्ट लिखो, पोटेशियम क्लोराइड KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या लिखा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, दिखता है मुझे इतना, है ना। अब इसमें जो NaCl आपने नाम लिखा है सॉल्ट का, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट विच इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। ये मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा अगर आपके ब्लड में कोई सॉल्ट है तो वो कौन सा है, NaCl। ठीक है। कुछ गैसेस भी डिसॉल्व होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड, अब जो नाम लिखने जा रहे हैं वो दिमाग की बत्ती जला देगी आपकी। नाइट्रोजन, हाँ जी, नाइट्रोजन भी होता है। आपने इनहेल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सेलेक्ट करके थोड़ी नहीं करा था नहीं। और सबसे ज्यादा अगर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, एयर में अगर कोई गैस है तो वो कौन है, अदर गैसेस भी आती है, बिल्कुल आती है, बट वो बहुत ट्रेसेस में है। सबसे कम तो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद वो सारी आती है। हाँ, तो वो सब जाती हैं, बिल्कुल होंगी, लेकिन जो मेन गैसेस हैं वो नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन हमारी बॉडी में कोई इम्पैक्ट इसलिए नहीं डालता क्योंकि जो ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है ये इनर्ट है,
इनर्ट गैस है, इसलिए इससे हमारा कोई लेना देना ज़्यादा नहीं है, बट होता है ब्लड में ये भी। तो गैसेस भी हो गए, तो आपके ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की बात हो गई खत्म। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की कल हम बात करेंगे।